नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या वफादारी के इम्तिहान में, जी हाँ, मोदी जी की वफादारी के इम्तिहान में अडानी आगे निकल गए और मिस्टर अंबानी पीछे रह गए? और क्या इसीलिए मुकेश अंबानी आज के वक्त पे मोदी सरकार के रडार में है? और क्या ये भी बात सच है कि मुकेश अंबानी के कुछ लोग विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं, यानी मोदी जी के जो दुश्मन हैं, राजनीतिक शत्रु हैं, उनके संपर्क में हैं? और क्या ये बात भी सच है कि मुकेश अंबानी इस देश के सबसे अमीर आदमी मुल्क का मिजाज समझ रहे हैं और धीरे धीरे खुद को गुजरात लॉबी से दूर करते जा रहे हैं? अब दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सवाल का मैं आपको जवाब दे सकूं फैक्ट और फिगर के साथ, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि कल तक मोदी जी अंबानी के हर जलसे में, हर उत्सव में शामिल हो रहे थे, शरीक हो रहे थे, लेकिन अचानक मोदी जी मुकेश अंबानी से क्यों नाराज हो गए? और इसी नाराजगी को लेकर पिछले कुछ समय से अंबानी परिवार के साथ बहुत कुछ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है निगेटिव ही हो रहा है। मिसाल के तौर पर अब मुकेश अंबानी के जो सबसे प्रिय पुत्र हैं, उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी, जिनका खरबों रुपए का वन तारा प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हैं इंटरनेशनल जू, जहां पर कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले मोदी जी गए थे और अनंत अंबानी के साथ घंटों थे वो वहां पर। आज उसी प्रोजेक्ट पर सरकार जांच कर रही है, कोर्ट के आदेश हैं और मंत्रालय से लेकर और तमाम जांच एजेंसियां परतें खोल रही हैं अनंत अंबानी के प्रोजेक्ट की। पॉइंट नंबर 2, अनिल अंबानी भी मोदी जी के बड़े करीब थे, मुकेश की तरह। 9 साल पुरानी फाइल खोली गई। जो स्टेट बैंक की फाइल 9 साल से पेंडिंग थी, उस फाइल को झाड़ पोंछ कर अचानक निकाला गया। ईडी और सीबीआई के छापे पड़े। यहां पर एक चीज मैं क्लियर जरूर करना चाहूंगा कि अनिल अंबानी के मुकेश अंबानी से बिजनेस रिलेशंस नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों भाई आज की तारीख में काफ़ी करीब हैं। पॉइंट नंबर 3, ड्रीम 11। वो ड्रीम 11 जिसकी स्पॉन्सरशिप का लोगो आप भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की जर्सी पर देखते थे। अब ड्रीम 11 सीधे तौर पर रिलायंस से नहीं जुड़ा है, लेकिन ये बात भी सही है कि मुकेश अंबानी के बहुत करीबी मित्र, उनका एक प्रोजेक्ट है, उनके बेटे का ड्रीम 11 खरबों रुपए का प्रोजेक्ट है। कभी इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अचानक ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्रोजेक्ट था, सरकार के कानून से, मोदी सरकार अचानक एक कानून लाई, रातों रात ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, खरबों रुपए का खेल हो गया, नुकसान हो गया। अब इस तरह के बहुत से ऐसे फैसले हैं पिछले कुछ महीनों में मोदी सरकार ने लिए हैं जो भारी पड़ रहे हैं अंबानी के साथ। यानी अंबानी के साथ जो कुछ 11 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, और इसके जो रेमिफिकेशंस हैं, इसके जो नतीजे हैं, कहीं ना कहीं देश की सियासत में खलबली मचा सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, पहले मैं उस सवाल का जवाब दे दूं जो मैंने आपसे सबसे पहले किया कि मुकेश अंबानी से अचानक मिस्टर मोदी क्यों नाराज हो गए। कारण नंबर 1, सीधे आता हूं कारण पे। कारण नंबर 1 ट्रंप है। वो ट्रंप जिन्होंने मोदी जी को न्योता नहीं दिया, मोदी जी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, लेकिन सेठ साहब जो है यानी मुकेश अंबानी, वो इस जलसे में गए। उन्होंने वहां पर ट्रंप से मुलाकात करी, ट्रंप की दावत में शामिल हुए। मोदी जी को बुरा लगा, और यही नहीं, कुछ दिन के बाद जब ट्रंप मिडिल ईस्ट आते हैं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलते हैं, और भी मुल्कों में जाते हैं, मुकेश अंबानी फिर पहुंच गए वहां पर। यहाँ दूसरी बार पहुंचे, और कहीं ना कहीं ये एक बात थी जो नागवार गुजरी मोदी लॉबी पर। पॉइंट नंबर 2, क्यों नाराज है मिस्टर मोदी? ORF, अब ये जो संस्था है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है। ORF एक रिलायंस द्वारा फंडेड संस्था है, आप कह सकते हैं अंबानी साहब की संस्था एक तरह से। ORF जो है वो ऐसा, सरकार में कुछ लोगों का आरोप है, मोदी जी के कुछ लोगों का आरोप है कि ORF विदेश नीति में दखल दे रही है, और कहीं ना कहीं भारत के जो संबंध खराब हुए अमेरिका से, उसमें ORF की भी भूमिका थी। उस अमेरिका से या उस ट्रंप से जिससे बार बार मुकेश अंबानी मिल रहे थे और मोदी जी को अच्छा नहीं लग रहा था, यानी मोदी जी की बात नहीं हो रही है ट्रंप से, और मिस्टर अंबानी दावत उड़ा रहे हैं ट्रंप के साथ। पॉइंट नंबर 3 बहुत ही क्लियर है
कि मुकेश अंबानी को जो गुजरात लॉबी यानी अमित शाह और मोदी जो हैं वो कहीं ना कहीं लॉयल नहीं मानते, वफादार नहीं मानते। उनको लगता है कि अडानी उनके ज़्यादा करीब है, आइडियोलॉजिकली भी ज़्यादा करीब है और वैसे भी ज़्यादा करीब है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि अडानी जी का जो राइज है वो मोदी के साथ हुआ 2014 में। अडानी ज़्यादा क्लोज हैं, ज़्यादा लॉयल हैं, अंबानी उतने क्लोज नहीं है, आइडियोलॉजिकली भी क्लोज नहीं है। और दूसरी बात, ये जो कॉरपोरेट वॉर है अडानी और अंबानी के बीच, वो भी एक आप कह सकते हैं क्रूशल फैक्टर है, जहां अंबानी थोड़ा सा दूर होते चले जा रहे हैं और अडानी क्लोज आते चले जा रहे हैं मोदी के। अब पॉइंट नंबर 4, बीजेपी का मानना है या टीम मोदी का मानना है कि मुकेश अंबानी और उनके कुछ खास लोग, उनके कॉरपोरेट जगत के कुछ खास लोग कई विपक्षी नेताओं के संपर्क में हैं। इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी भी हैं, इसमें डीके शिव कुमार भी हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक में, राहुल गांधी के बहुत करीबी। ऐसे कई नेता हैं विपक्ष के, राहुल गांधी के करीब के या कांग्रेस के करीब के या इंडिया अलायंस के, जो मुकेश अंबानी के लोगों के साथ जिनके संपर्क हैं। हालांकि संपर्क मिस्टर अडानी, गौतम अडानी के भी विपक्षी नेताओं से, लेकिन शक की निगाह से अंबानी को ही देखा जा रहा है, वही रडार पे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था भरोसे की कमी है। अब दोस्तों, अगर देश का सबसे अमीर आदमी देश के सबसे ताकतवर आदमी से उलझ जाए और गुजरात लॉबी से थोड़ा सा दूर हो जाए, जिस गुजरात लॉबी में वो शामिल था, और विपक्षी नेताओं के संपर्क में उसके लोग हैं, तो फिर होने क्या जा रहा है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी मुल्क का मिजाज समझ रहे हैं, जो मैंने आपसे पहले कहा था, और उनको लग रहा है कि मोदी शायद 2029 तक का सफ़र पूरा ना कर पाएँ, और अगर पूरा कर लेते हैं तो आगे शायद 2029 के बाद मोदी सरकार ना बना पाएँ, क्योंकि आज भी वो अल्पमत में, और एक भी सीट मोदी जी की नहीं बढ़ी। 240 पर वो 4 जून 2024 को थे, और आज 2025 में हम अगस्त के महीने में बैठे, आज भी मोदी जी 240 पर, इजाफा नहीं हो रहा ताकत में, बल्कि यूं कहूं कि जेडीयू टूट के कगार पर है। और उधर अगर आप नायडू बाबू को देखें तो नायडू बाबू पहले जैसे नायडू बाबू नहीं रहे, बात बात पर नाराज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी स्थितियों को समझ रहे हैं, रिलायंस समझ रही है, और आप कह सकते हैं कि जो भविष्य की राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं भविष्य ढूंढ रहे हैं मिस्टर मुकेश अंबानी। तो आगे क्या होने जा रहा है? आगे क्या होने जा रहा है? क्या मुकेश अंबानी बड़ा खेल कर सकते हैं? और वो कॉरपोरेट जो सरकारें बनाने और बिगाड़ने में या गिराने में जिसकी थैली, जिसका पैसा कहीं असर करता है, क्या कुछ वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है आगे की राजनीति में? क्या करेंगे मुकेश अंबानी? क्या कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करके मोदी जी के साथ रहेंगे, या मौके आने पर नायडू बाबू की तरह वो भी खेल करेंगे? एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। और आज मैंने 2 लोगों को बुलाया, मैंने ओंकारेश्वर पांडे को बुलाया, कॉर्पोरेट पर नज़र रखते हैं, पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, उनको सुनिएगा, ओंकारेश्वर पांडे को, और साथ में उमाकांत जी को भी सुनिएगा कि होने क्या जा रहा है, मुकेश अंबानी क्या करने जा रहे हैं आगे। सवाल ये है कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को इनवाइट नहीं किया था, कोशिश की गई, भारत की तरफ से कोशिश की गई कि मिस्टर मोदी को इनवाइट मिल जाए, जब मोदी जी को इनवाइट नहीं किया गया, तब क्या मुकेश अंबानी को वहां जाना चाहिए था? क्या मुकेश अंबानी अगर नहीं जाते मिस्टर ट्रंप की दावत में, उनकी ओथ सेरेमनी में, तो आपको लगता है कि ये मसला ना होता आज तक? क्या गलती करी मुकेश अंबानी ने? मुकेश अंबानी एक ऐसी महफिल में गए जिस महफिल में मोदी को नहीं बुलाया गया, गलती कर गए मुकेश अंबानी? हाँ, ने बड़ा बड़ा जायज सवाल आपका है। मुझे लग रहा है कि अगर मुकेश अंबानी के जो रिश्ते मोदी जी से थे और मोदी जी की बेइज्जती की गई उनको ट्रंप के शपथ ग्रहण में ना बुला करके, तो ऐसी दशा में ये अंबानी, मुकेश अंबानी को ये बात समझनी चाहिए थी कि देखिए ये नागवार गुजरेगी मोदी जी को, मैं वहां जा रहा हूं, उनको यहाँ बुलाया नहीं गया, मुझे भी कोई बहाना बना करके और एक थैंक्स उनको करके और किनारे हो जाना चाहिए था। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती दीपक जी, बात यह है कि मुकेश अंबानी ने मैसिव चंदा दिया है ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में, और ट्रंप के साथ उनके जो धंधे हैं भारत में, मैं आपको बता दूं
ट्रंप का अपना पैसा भी यहाँ लगा हुआ है और जी हाँ, बिल्कुल, मुकेश ट्रम्प टावर्स है, अंबानी उनके का तमाम मैसिव प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनके भी पैसा वहां लगा हुआ है, तो उनको लगा कि भाई ये तो नेता तो आते जाते रहेंगे, कारोबार नेताओं के साथ खत्म थोड़ी होगा। तो जी, चूंकि मुकेश अंबानी लंबी रेस का घोड़ा अपने को समझते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमारा तो पहले से इन्वेस्टमेंट है और हम तो कारोबारी है, हमारा क्या है, नेताओं का झगड़ा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये सारी चीज गलती की जो की। बारीकियां हैं, कूटनीति की बारीकियां और दो बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो ईगो प्रॉब्लम हुई है, उसकी जो बारीकियां है उसको समझने में उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है और उसी का नतीजा है कि आज मुकेश अंबानी बैक सीट पर जाते हुए दिख रहे हैं। पूरी दिख तरह रहे नहीं हैं, गए, मैं ये बिल्कुल नहीं जी। कहूंगा पूरी तरह चले गए, लेकिन पीछे की तरफ जाते हुए, बैक सीट पर जाते हुए दिख रहे हैं और इसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। जी। चलिए, मैं आऊँगा अडानी अंबानी पे आऊँगा। बड़ी बात लखेड़ा साहब ने की, उन्होंने कहा कि जिस वक़्त ट्रंप ने मोदी को दावत नहीं दी थी, अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया था, उस वक़्त मुकेश अंबानी को नहीं जाना चाहिए था। मुकेश अंबानी ने गलती करी, जहाँ पर उनके बॉस को नहीं बुलाया गया, वहाँ उनको नहीं जाना चाहिए था। ये गलती हो गई। ख़ैर, अब खामियाज़ा जो भी होगा हम आगे देखेंगे क्या भुगतते हैं। मैं ज़रा पांडे जी के पास आ रहा हूँ, ओंकारेश्वर जी के पास। ओंकारेश्वर जी, आप तो भई मौसम का मिज़ाज भी समझते हैं सियासत का, कॉर्पोरेट में भी दखल रखते हैं। क्या आपको लग रहा है कि मुकेश अंबानी मौसम का मिज़ाज समझ रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि मोदी जी का धीरे-धीरे अब ग्राफ नीचे आ रहा है। 2029 के बाद मोदी जी शायद प्रधानमंत्री ना हो, इस तरह की बातें आरएसएस और बीजेपी में हो रही हैं। क्या मिस्टर अंबानी, मुकेश अंबानी धीरे-धीरे मोदी से दूर हो रहे हैं और इंडिया अलायंस की तरफ उनका जो है आकर्षण बढ़ रहा है और ये बात मोदी जी को अच्छी नहीं लग रही? ये गलतफहमी है। ये सबकी गलतफहमी है कि वो मोदी जी के साथ कभी करीब थे और इससे दूर हो रहे हैं। करीब थे ओके। कब? करीब थे ही नहीं वो। जब जब अंबानी का नाम कहीं आया है, तो वो मोदी की मजबूरी का नाम है। जब से अडानी को वहां पर नोटिस दे दिया गया रिश्वत कांड में अमेरिका में, तब से मजबूरी में अंबानी को सामने करना पड़ा है। उसके बाद से ही वंतारा प्रोजेक्ट में जाके उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने ये मीडिएट किया कि भाई आप भी पूंजीपति, आप भी दोनों मिलके काम करो। और दोनों ने दो दो प्रोजेक्ट पे मिलके काम किया। पावर प्ले प्रोजेक्ट है, उनका एक फ्यूएलिंग प्रोजेक्ट है। दोनों पे अडानी और अंबानी मिलके काम करते हुए नजर आते। देखिए होता क्या है, विदेश नीति में इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत मायने रखते हैं। तो जब जब कोई प्रधानमंत्री जाता था तो इंडस्ट्रियल डेलीगेशन लेके जाता है। 20, 30, 40 उनके साथ डेलीगेट्स जाते हैं इंडस्ट्रीज के, और वो अपने अपने डील करते हैं। हुआ ये कि 2014-15 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो 2015 में शंघाई की यात्रा उन्होंने की, तो $22 बिलियन का अकेले प्रोजेक्ट अडानी को मिला। ओके। मिला के दिलवाया गया, मिला। और ये वैसे ही हो गया जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में कि अधिकांश जो है बॉन्ड बीजेपी को ही मिले। क्यों मिले भाई? ये सारे के सारे जो है उसके बाद से तमाम यात्राएं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो, चाहे वो आप किसी श्रीलंका में, तो श्रीलंका। पब्लिक आउटक्राई होने लगा। पब्लिक ने उस पर विरोध किया। केन्या में वहां की सरकार ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं करेंगे इनके साथ समझौता। तो कई जगह विरोध हुआ, लेकिन कई जगह लोगों ने बातें मान ली और वो सारे प्रोजेक्ट अडानी को जाते रहे। वो उसमें जी। ब्रेक तब आया है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने, अकेले एक रिपोर्ट ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान उनका कर दिया। इससे अडानी जो का। मैसिव डिस्ट्रक्शन अडानी का, उसमें ये सारी जो है, तो आप ये समझिए मत कि अब एलन मस्क के स्टारलिंक को देना था, तो एलन मस्क उस समय ट्रंप के खासम खास थे और ट्रंप की सरकार ने नोटिस भेज रखा अडानी को। तो एलन मस्क से समझौता अडानी का हो नहीं सकता था, तो अंबानी को वहां सामने किया गया, भारतीय जी। एयरटेल को सामने किया गया। तो ये मजबूरी में किया गया है, उनके रिश्ते कभी थे ही नहीं। एक पांडे वक्त जी। था जब अंबानी को भाग के जाके दूसरे देश में ये कहना पड़ा कि अब वो शायद शिफ्ट कर जाएं। उनके घर पे जी। गोलाबारी हुई थी, याद होगा आपको। जी, 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 जी। रिश्ते मैं एक कभी चीज़ कह रहा ठीक हूँ, नहीं थे, ये सिर्फ मजबूरी में हुए। जी। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आपकी बातों से जो मैं सार निकाल रहा हूँ, निष्कर्ष मैं ये निकाल रहा हूँ, आपने कहा कि मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ अडानी पीछे-पीछे चले गए, मोदी जी चाइना गए तो फिर वहाँ अडानी को काम मिल गया, मोदी जी श्रीलंका गए तो अडानी को वहाँ पर काम मिला।
बांग्लादेश में बिजली का बहुत बड़ा डील मिल गई, इजराइल में मोदी जी ने नेतन्याहू से कह के हाइफा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, सी पोर्ट दे दिया। इस तरह की बातें जो मीडिया में है, मैं जो सार निकाल रहा हूं पांडे जी आपके तर्क से, इसका मतलब अंबानी मोदी के खास नहीं है, मोदी के खास, मोदी के लॉयल, मोदी के चेले, मोदी के मित्र सिर्फ और सिर्फ अडानी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? 100%। जो अडानी का राइज है वो देख लीजिए कि वो मुख्यमंत्री बनने से वाइब्रेंट गुजरात से शुरू होता है और एक समय वो वर्ल्ड के नंबर 2 वो बन जाते हैं रिचेस्ट जी पर्सन में। ये सिर्फ और सिर्फ इनके रिजीम में हुआ है। अंबानी खानदान पहले से रिचेस्ट रहा है और वो जो है वो उनका कारोबार इस तरह का नहीं रहा है। कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिश्ते इंदिरा गांधी से थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने या मनमोहन सिंह ने कभी भी ना तो निजी तौर पे लाभ पहुंचाया और ना ही निजी तौर पे नुकसान पहुंचाया। और रिश्तों की आप बात करेंगे तो वैसे तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी अंबानी के यहां गए। तो ये रिलेशंस जो हैं वो समझना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि मोदी का जो ट्रस्ट है वो 100% अडानी पे है। अब मुश्किल ये है कि अडानी का केस है, कैसे उसको आगे करें, किस किस चीज में आगे करें। तो ये जो है इनके साथ रिलेशन थोड़े सुधारने की कोशिशें हुई हैं, इससे ज्यादा कुछ ओके। नहीं है। ओंकारेश्वर पांडे थे, उन्होंने एक तर्क दिया और बड़ा लॉजिक बहुत स्ट्रांग दिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, सब गुजरात के ही हैं, गुजरात लॉबी इसी को कहते हैं, अंबानी, अडानी, मोदी जी, अमित शाह, ये गुजरात लॉबी। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी सी गलतफहमी है दीपक शर्मा आपको, हकीकत यह है कि अडानी ही मोदी जी के खास हैं, अडानी ही मोदी जी के लॉयल है। अंबानी तो इसलिए करीब है क्योंकि वो इस देश के सबसे अमीर आदमी थे और अमीर आदमी हैं। एक सवाल लखड़ा साहब, जैसे ओंकारेश्वर जी ने कहा कि कहीं ना कहीं अडानी शुरू से मोदी जी के प्रोडक्ट रहे, मोदी जी के ही चेले रहे, मोदी जी के ही लॉयल है, वफादारी जो है अडानी की मोदी जी की है। क्या मैं जी इसको ये समझूं कि मुकेश अंबानी वफादार नहीं, वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश के सबसे अमीर आदमी हैं, इसलिए देश के सबसे ताकतवर आदमी मोदी जी के साथ एक संबंध बना रहे थे, लॉयल्टी फैक्टर नहीं है यहाँ पर, और अंबानी अलग हो सकते हैं आगे चलकर मिस्टर मोदी के साथ? और क्या आपको लगता है कि अगर मोदी कमजोर होते हैं तो अडानी की हम भूमिका देख सकते हैं सरकार गिराने में भी, ऐसा हो सकता है? देखिए दीपक जी, देखिए उद्योगपति जो होता है ना, उद्योगपति देखता है कि अगर ये सत्ता रहेगी या जाएगी, इसके बाद हमें सरवाइव करना है कि नहीं करना। देखिए मुकेश अंबानी को ये रिजिम के आने के पहले भी मुकेश अंबानी था, इसके इस सत्ता के जाने के बाद भी मुकेश अंबानी को दुकान चलानी है ना अपनी। तो वो जी ऐसा क्यों करेगा कि आपसे वो रिलेशन रखेगा, लेकिन वो उसकी एक तीसरी आंख भी होगी ना, तीसरी आंख की तरफ वो अपना अरेंजमेंट करेगा, देखेगा कि भाई मैं, अगर ये सरकार कल गिर जाती है, जो राजनीतिक माहौल देश में है, इलेक्शन कमीशन जिस अराजकता पे उतरा हुआ है, रिजल्ट हाईजैक किए जा रहे हैं इस देश में, लोकतंत्र हाईजैक किया जा रहा है इस देश में, तो उद्योगपतियों के भी तो इससे नहीं, उद्योगपति उसका स्वागत थोड़ी कर रहे होंगे। उद्योगपतियों को भी तो लग रहा है, उनके भी तो एडवाइजर्स हैं, कॉर्पोरेट एडवाइजर्स होते हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं, जो हालात पे नजर रखते रहते हैं। ये सारी चीजें मिलजुल करके एक ऐसा प्रेशर उद्योगपतियों में मौजूदा सत्ता के प्रति खड़ा कर रहे हैं। और मुकेश अंबानी भी एक उद्योगपति हैं, और मुकेश अंबानी मुझे लग रहा है कि एक फार साइटेड है। देखिए अडानी की दुकान तो मोदी के साथ, मोदी जाएंगे और अडानी की दुकान बंद होनी है। ये आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि अडानी तब तक है जब तक मोदी है। आप ये देखिए कि जिस दिन मोदी की सत्ता जाएगी, उस दिन अडानी की दुकान ने बंद होना है, लेकिन मुकेश अंबानी की दुकान उसके बाद भी चलते रहेगी। पांडे जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि ये जवाब तो गूगल के पास भी नहीं है। सवाल मेरा यह है कि इस तरह की खबरें मैं सुन रहा हूं दिल्ली दरबार में कि आज की तारीख में जब मोदी और अंबानी में दूरियां हैं और मोदी अडानी के साथ खुलकर आ गए, ऐसे में लोग कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ जो बीजेपी में नेता हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कई मंत्री हैं, नेता हैं, आरएसएस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, अब ये सारे लोग धीरे धीरे अंबानी की तरफ देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो एंटी मोदी खेमा है धीरे धीरे अंबानी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और मोदी जी को लगता है
कि अंबानी कहीं न कहीं आगे चलकर उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए हम ये छापेमारी, ये घेराबंदी उनके बेटे की और बाकी सब चीज़ें देख रहे हैं। दीपक जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। आप जब ये कहते हैं कि दूर हो रहे हैं, तो दूर तो तब होंगे ना जब नजदीक होंगे। आप अंबानी ग्रुप को इस पॉलिटिकल खेल से दूर समझिए। वो दूर-दूर उन्होंने सहयोग जिसको भी किया होगा या कर रहे होंगे, आज भी वो किसी के कृपा पर नहीं बने हैं। जो रिलायंस हाउस है कृपा पर नहीं है। 2014 में अडानी का कारोबार 30 से 35 हजार करोड़ था और वो 10 गुना बढ़ के 2024 में 3 लाख करोड़ पे हो गया। उसी समय जो इनका रिलायंस का कारोबार था वो 4 लाख करोड़ से ऊपर था और वो 10 लाख करोड़ हुआ। तो 4 लाख से 10 लाख 2 ढाई गुना और वो 10 गुना राइज हुआ है। तो ये बिल्कुल मत समझिए कभी भी रिश्ते ठीक नहीं रहे। ठीक है कि हाँ, कई प्रोजेक्ट उनको देने पड़ेंगे और रिश्ते मोदी ने सुधारे हैं अंबानी से। अंबानी ने कोई कोशिश नहीं की। देखिए, मोदी से अगर विरोध खुल्लम खुल्ला रहा है तो वो बजाज ग्रुप का रहा है। 2019 में उसने भरी सभा में अमित शाह, सीतारमण सब बैठे हुए थे, उनके सामने कह दिया कि लोग आलोचना के डर से बोल नहीं पा रहे हैं। मॉब लिंचिंग का विरोध किया। सुंदर पिचाई से विरोध रहा है, नारायण मूर्ति से विरोध रहा है। अंबानी से विरोध नहीं रहा। अंबानी ने कभी खुल के आलोचना नहीं की। यूपी समिट में भी बुलाया इन्होंने, तब भी वो अंबानी गए वहां पे और उन्होंने बड़े आदर पूर्वक ही एड्रेस किया मोदी मोदी को। डिस्टेंस जरूर रहा है क्योंकि मोदी ने उपेक्षा की और मोदी ने उनके बराबर अडानी को खड़ा करने की कोशिश की, उनसे आगे भी निकाल लिया एक समय पे। वो तो बाद में फिर कारोबार उनका नीचे आ गया और उन दोनों हाउसेस में एक सर्टेन लेवल की अंडरस्टैंडिंग की है कि आप इस प्रोजेक्ट में रहो, मैं इस प्रोजेक्ट में हूं। अब टेलीकॉम का लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, उससे अडानी कैसे बाहर हो गए? क्योंकि अडानी को दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहां केस है यूएस में। तो ये समझना कि उनको छोड़ के अंबानी को फेवर कर रहे हैं, नहीं। रिलायंस अकेले एयरटेल पे बूते नहीं था, तो एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों को बैलेंस कराने के लिए वो दिया गया। ये देना भी गलत है। आप जिस 2G स्पेक्ट्रम के लिए देश भर में आप आरोप लगाते हैं मनमोहन सिंह सरकार पे कि उसको 2 लाख करोड़ में बेच दिया, एक तो 4G आपने 2.25 लाख करोड़ में बेच दिया, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बिना प्रोसेस के ये स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी नहीं, तो बिना उसके आप एलन मस्क के स्टारलिंक से कैसे समझौता हो रहा है? तो ये सब कुछ जो है वो बड़ा, और इससे कोई खुश नहीं है। आपको आखिरी एग्जांपल दे देता हूं, जो भीतर जो चल रहा है अभी, जो लड़ाई, चाहे वो दोनों थिंक टैंक्स की लड़ाई है, वो हो क्यों रही है? हो इसलिए रही है कि पूरे वर्ल्ड में नीतियां गड़बड़ हो गई। तो अब जिम्मा कौन ले? भाई हम तो खुद जिम्मा नहीं लेंगे। भाई तुम्ही ने तो कहा था चले जाओ, तुम्ही ने तो कहा था चले जाओ। तो वो दोनों लड़ रहे हैं कि साहब एनएसए, तो मैं तो सिक्योरिटी एडवाइजर हूं और ये विदेश मंत्री हैं, इनका बेटा उससे जुड़ा हुआ है। तो ये ब्लेम गेम चल रहा है आपस में, क्योंकि ये भयंकर स्थिति है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जो राजीव प्रताप रूडी जीते हैं, पहले से भी वहां उस पद पे हैं, लेकिन अपने ही पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ जीते हैं, मैसिव 100 से ज्यादा वोट से जीते हैं। उसमें यह साफ हुआ है कि एनडीए के और बीजेपी के सांसदों ने रूडी को सपोर्ट किया, ये जानते हुए भी कि रूडी मोदी के खेमे में नहीं है। और जी। जिस तरह से उसको संजीव बालियान को निशिकांत दुबे ने सपोर्ट किया, तो ये मान लिया गया कि निशिकांत दुबे ने जेपी नड्डा के डायरेक्शन पे किया है, जेपी नड्डा उनके आदमी है। तो एक तरह से वहां जो हार मिली है वो खतरे की घंटी है, इसीलिए सारी लड़ाइयां ये चल रही हैं। जी, जी। चलिए। एक तरफ देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, दूसरी तरफ देश के सबसे ताकतवर नंबर 1 पावरफुल मोदी, बीच में, दोनों के बीच में एक, आप कह सकते हैं, जिसे हमारे दोनों जो है पैनलिस्ट कह रहे हैं, भरोसे की कमी है। अडानी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि मोदी का प्रोडक्ट है। पांडे जी ने कहा कि मोदी ने ही आगे बढ़ाया 2014 के बाद और एक समय पे अडानी से भी, अंबानी से भी ऊपर कर दिया। ये जो कॉर्पोरेट वॉर है, कहीं ना कहीं इसमें लखेड़ा साहब और पांडे जी का कहना है कि मुकेश अंबानी थोड़ा सा मैच्योर हैं, वो समझ रहे हैं नुकसान हो सकता है, चुप रहे, लेकिन बाकी कॉर्पोरेट का काफी नुकसान हुआ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये भी है, जो हमारे पैनलिस्ट मानते हैं, कि मुकेश अंबानी अब मौसम का मिजाज समझ रहे हैं। उनको लग रहा है
कि जिस तरह से लखेड़ा साहब ने कहा कि धीरे धीरे मोदी का ग्राफ नीचे आ रहा है, ताकत कम हो रही है, मोदी और शाह एक कमजोर विकेट पे खड़े हैं। 2029 तक का सफर कैसे तय करते हैं, कि सफर बीच में रुक सकता है, और कम से कम 2029 के बाद क्या मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए एक तमाम आशंकाएं हैं, और ऐसी आशंकाओं के बीच मुकेश अंबानी फिर से अपने को रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, और मोदी को यही पसंद नहीं आ रहा, चाहे वो ट्रंप की दावत में शरीक होना हो मुकेश अंबानी का, या आज की तारीख में जिस तरह से वो अपोजिशन के साथ भी मिल रहे हैं पर्दे के पीछे, ये चीज रास नहीं आ रही। और शायद ये जो छापे आपे आप देख रहे हैं, ये हो सकता है और आगे बढ़े। अभी तो शुरुआत छोटे बेटे की तरफ, उसके जो जू का प्रोजेक्ट है उससे हुई है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें आगे हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट वॉर है, हो सकता है मोदी पर भारी पड़े, क्योंकि विपक्ष को जो फंड्स चाहिए, अगर वो मुकेश अंबानी के इंतजाम करते हैं या फिर डर जाते हैं। बहुत कुछ होने जा रहा है, देखेंगे आगे। पांडे जी आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। समय कम था, बट थैंक यू सो मच।